ओके। लाइक कर दिया। ओके। ओके। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग सब लोगों को। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल टू टीएलएस ऑनलाइन वंस अगेन। तो इज माय वॉइस क्लियर टू एवरीवन? सबको आवाज़ आ रही है? यस। वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो, तो कल हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ आरडीटी को शुरू किया था। तो उसमें हमने डीएनए के आइसोलेशन की बात करी थी कि सबसे पहले अगर हम आरडीटी में अगर बात करें तो हमें किसकी ज़रूरत है डीएनए को आइसोलेट करने की। तो हम कैसे आइसोलेट करते हैं? तो वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ मेथड्स। अगर हम किसी एनिमल सेल में अगर डीएनए आइसोलेशन करना चाहते हैं तो वी यूज्ड पीसीआई मेथड, दैट इज फिनॉल क्लोरोफॉर्म एंड आइसोप्रोपाइल मेथड। मिक्स करते हैं और हम लोग डीएनए और डीएनए का सेपरेशन करते हैं, है ना। वहीं अगर हमने प्लांट सेल में बात करी थी तो वी यूज सी टैप मेथड, है ना। सी टैप मेथड जो था वो पॉजिटिवली चार्ज क्या था हमारा, डिटर्जेंट था, है ना। तो सी टैप मेथड मैंने बताया था कि क्यों हम प्लांट सेल के लिए सी टैप मेथड यूज करते हैं, क्यों हम पीसीआई मेथड का यूज नहीं कर सकते। बिकॉज हमने बोला था कि जब हम प्लांट सेल में अगर पीसीआई मेथड का यूज करने लगते हैं तो उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पर एल्कलॉइड्स होते हैं, टर्पिनॉइड्स होते हैं, फिनोलिक्स होते हैं। तो उनका कंटेमिनेशन हो जाता है जिस वजह से हम पीसीआई मेथड से सेपरेशन नहीं कर सकते। So we use CTAP method. Now our discussion will be on today कि हम देखेंगे कि what sort of enzyme we used to use in RDT, as well as I want to make you one thing clear कि हम डीएनए और आरएनए का आइसोलेशन, तो जैसे हमने डीएनए का आइसोलेशन हमने समझ लिया कि प्लांट सेल से होता है, एनिमल सेल से होता है। वहीं अगर हम एक बैक्टीरियल सेल की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर दो तरीके के डीएनए पाए जाते हैं। एक तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक तो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और दूसरा जो डीएनए होता है वो क्या होता है, प्लाज्मिड डीएनए होता है। तो अब प्रॉब्लम यहां पे समझ में आती है और फंसती बात यहां पे है कि प्लाज्मिड जो है वो भी डीएनए है, और जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो भी डीएनए है। तो प्रॉब्लम यहां फंस गई कि अगर हम पीसीआई मेथड का यहां पर यूज करें, सपोज वी आर इंटरेस्टेड कि हमें प्लाज्मिड डीएनए चाहिए, प्लाज्मिड चाहिए, हमें क्रोमोसोमल डीएनए नहीं चाहिए, तो सेपरेशन किस तरीके से करें? प्रॉब्लम यहां पर फंस गई। सो आई वांट टू मेक यू क्लियर कि हाउ द प्लाज्मिड डीएनए इज आइसोलेटेड, है ना। किस तरीके से प्लाज्मिड डीएनए का आइसोलेशन किया जाता है तो हम समझते हैं। तो इसके लिए एक मेथड है और उस मेथड का नाम है हमारा क्या, अगर हम मेथड की बात करें तो मेथड का नाम होता है एल्कलाइन लिसिस मेथड होता है, जिसकी हेल्प से हम प्लाज्मिड डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं? एल्कलाइन लिसिस मेथड में क्या किया जाता है समझते हैं इस चीज को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी सेल से डीएनए आइसोलेशन करना है तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होगी? सबसे पहली स्टेप होती है क्या? सेल लिसिस, है ना। तो उसके लिए तो हम लिसिस बफर का यूज कर लेंगे और सेल से हम डीएनए आरएनए आइसोलेट कर लेंगे, है ना। नाउ उसके बाद अब हमें क्या करना है? हमें प्लाज्मिड डीएनए में इंटरेस्टेड है, हमें प्लाज्मिड डीएनए चाहिए। तो क्या किया जाता है कि जैसे ही सेलुलर लिसिस हुई, लेट से ये हमारे पास ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हमारा यहाँ पर प्लाज्मिड डीएनए है, एज वेल एज जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो भी प्रेजेंट है। यहाँ पर प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगे, लिपिड भी प्रेजेंट होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होंगे, बट आवर इंटरेस्टेड मॉलिक्यूल इज प्लाज्मिड। सो क्या किया जाए कि जैसे ही सेल की लिसिस होती है इसको हम सेंट्रीफ्यूज में स्पिन कराते हैं, और स्पिन कराने की वजह से क्या होता है कि बाकी सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ पैलेट की फॉर्म में आ जाते हैं, है ना।
वहीं सुपरनेटेंट जो होता है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और अब इस टेस्ट ट्यूब में एक स्ट्रॉन्ग बेस का एडिशन करते हैं, यानी कि किसी एल्कली का इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर क्या किया जाएगा, एडिशन किया जाएगा। जैसे कि हमारी जो स्टेप्स हमने डीएनए के लिए पढ़ी थी कि हमने पीसीआई मेथड का यूज किया, सेम वही यहां पर भी सेलुलर लिसिस के बाद आप पीसीआई मेथड यूज करोगे। और पीसीआई मेथड से हमने बताया था कि एक्वस फेज में डीएनए और आरएनए दोनों ही चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, बट हमें क्या चाहिए, प्लाज्मिड डीएनए चाहिए। तो प्लाज्मिड डीएनए से का आइसोलेशन क्रोमोसोमल डीएनए से किस तरीके से हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एल्कली इसमें ट्यूब में ऐड किया जाता है। अब स्ट्रॉन्ग एल्कली ऐड करने से क्या होगा कि यहां पर प्रेजेंट क्रोमोसोमल डीएनए और एज वेल एज प्लाज्मिड डीएनए, जो दोनों ही टाइप्स ऑफ डीएनए जो होंगे वो क्या कर जाएंगे, डीनेचर कर जाएंगे। और अगर डीनेचुरेशन हो गया, बिकॉज आपने क्या कर दिया, हाईली अल्कलाइन बेस यूज कर लिया, तो दैट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डीनेचुरेटिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग डीनेचुरेटिंग एजेंट होने की वजह से जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था प्लाज्मिड का as well as the chromosomal DNA, both will convert into the single stranded DNA। तो इस तरीके से दोनों ही स्ट्रॉन्ग डीनेचुरेटिंग कंडीशंस के अंडर में क्या हो जाएगा कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वापस से हम इनको डीनेचुरेशन कराने के बाद यहां पर हमने क्या कराया, डीनेचुरेशन करवाया, है ना, डीनेचुरेशन कराया स्ट्रॉन्ग एल्कली का यूज करके। तो डीनेचुरेटिंग एल्कली ने क्या किया, इनको सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर दिया, दोनों को ही डीनेचर कर दिया, प्लाज्मिड को भी और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, दोनों को ही क्या कर दिया है, डीनेचर कर दिया। अब क्या होगा कि वापस से जब ये डीनेचर हो जाएंगे उसके बाद हम वापस से इनकी क्या कराएंगे, रीनेचुरेशन करवाएंगे। और रीनेचुरेशन जब करवाएंगे तो वी नो दैट कि प्लाज्मिड जो है वो स्मॉल डीएनए है, वहीं अगर हम क्रोमोसोम की डीएनए की अगर बात करें तो वो प्लाज्मिड डीएनए के कंपैरिजन में काफी लार्ज है, काफी बड़ा है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर जब हम रीनेचुरेशन काइनेटिक्स करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग एल्कली को हटा लेंगे और जब रीनेचुरेशन काइनेटिक्स में भेजेंगे क्रोमोसोमल डीएनए को एज वेल एज प्लाज्मिड डीएनए को, तो सबसे पहले रीनेचुरेट होने वाला डीएनए कौन सा होगा, क्रोमोसोमल डीएनए और इट विल बी या प्लाज्मिड डीएनए? कैन यू प्लीज आंसर? क्या आप लोग आंसर करके ये बात मुझे बता सकते हो कि अगर हम यहां से इन दोनों को, जब क्रोमोसोमल डीएनए को एज वेल एज प्लाज्मिड डीएनए को जब रीनेचुरेशन काइनेटिक्स में लेके जाएंगे, रीनेचुरेट करवाएंगे, तो सबसे पहले रीनेचुरेशन किसका होगा, प्लाज्मिड डीएनए का होगा या क्रोमोसोमल डीएनए का होगा? कैन यू प्लीज आंसर? आप लोग सब लोग आंसर कर सकते हो क्या इस बात को? एनीबडी प्लीज? हाँ बिल्कुल सही बात। किसका सबसे पहले रीनेचुरेशन होगा? प्लाज्मिड डीएनए का जो रीनेचुरेशन होगा वो सबसे पहले होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लाज्मिड डीएनए जो है वो स्मॉल डीएनए है और जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो क्या है, लार्ज डीएनए है। तो अगर हम क्रोमोसोमल डीएनए की बात करें तो वो काफी लार्ज है, तो उसे अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ढूंढने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। वहीं अगर हम प्लाज्मिड डीएनए की बात करें तो प्लाज्मिड डीएनए जो होगा वो बहुत ही स्मॉल है, तो वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, रीनेचुरेट हो जाएगा। और जब रीनेचुरेशन में इस तरीके की चीज होती है कि प्लाज्मिड डीएनए जल्दी रीनेचर कर गया और जो डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो जल्दी रीनेचर नहीं कर पाता है, तो उस केस में जब जो हमारी ट्यूब होती है उसमें सुपरनेटेंट में यानी कि एक्वस फॉर्म में आपको प्रेजेंट क्या मिल जाएगा, आपको प्लाज्मिड डीएनए जो होगा वो यहाँ एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होगा क्योंकि वो रीनेचुरेट कर गया है। लेकिन वही बात करें क्रोमोसोमल डीएनए की, तो क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो रीनेचुरेट नहीं कर पाया है और रीनेचुरेट ना कर पाने की वजह से वो क्या कर जाएगा, क्लम्प्स फॉर्म कर लेगा और क्लम्प जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बॉटम ऑफ द ट्यूब में क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। और
प्लाज्मिड डीएनए जो है वो सुपरनेटेंट की फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होगा और फिर हम इसको माइक्रोपिपेट की हेल्प से क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। समझ में आया? एम आई क्लियर कि हाउ द प्लाज्मिड डीएनए इज आइसोलेटेड? एम आई क्लियर? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? अगर हम इस डायग्राम से इस चीज को आपको समझाएं तो यहां से भी समझना, इसको भी जरा डायग्राम को ध्यान से देखना कि हमने क्या किया, बैक्टीरियल सेल ली, उसका हमने सेल वॉल डिसरप्ट किया, उसके बाद हमने सेल का लिसिस किया, तो सेल लिसिस करने के बाद हमें क्रोमोसोमल डीएनए और रेड कलर के प्लाज्मिड डीएनए दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस पर्टिकुलर जो डीएनए एक्सट्रैक्ट हमें मिला, इसको हमने क्या किया, ये तो सेलुलर एक्सट्रैक्ट निकल गया बाहर और यहां पर हमारे पास सुपर कॉइल्ड प्लाज्मिड एज वेल एज लीनियर डीएनए दोनों ही प्रेजेंट हैं। अब हमने क्या कर दिया, इनको स्ट्रॉन्ग डीनेचुरेटिंग कंडीशन यानी कि एल्कलाइन मीडियम दे दिया। तो एल्कलाइन मेथड में क्या है, इसीलिए इसका नाम सो कॉल्ड के एल्कलाइन लिसिस मेथड, क्योंकि हम एल्कलाइन एल्कली यूज कर रहे हैं। चाहे NaOH यूज कर सकते हो, चाहे आप KOH यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा कि दोनों ही जो डीएनए थे डबल स्ट्रैंडेड, वो किस में चले जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए फॉर्म कर लेंगे, चाहे वो क्रोमोसोमल हो चाहे वो प्लाज्मिड हो। और वापस से जब हम इनको रीनेचुरेशन काइनेटिक्स में लेके जाएंगे तो रीनेचुरेशन काइनेटिक्स में प्लाज्मिड डीएनए जो होंगे वो पहले रीनेचर कर जाएंगे और जो क्रोमोसोमल डीएनए होगा वो क्या हो जाएगा, क्लम्प्स फॉर्म कर लेगा, क्योंकि वो रीनेचर नहीं हो पाएगा। और फाइनली जब हम इस पर्टिकुलर ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे तो एक्वस फॉर्म में सुपर कॉइल्ड प्लाज्मिड जो होंगे वो एक्वस फॉर्म में हमें मिल जाएंगे और जो क्रोमोसोमल डीएनए होगा वो क्लम्प फॉर्म करके कहां सेटल हो जाएगा, बॉटम ऑफ द ट्यूब में सेटल हो जाएगा। सो दिस वाज एंड दैट्स हाउ we isolate the plasmid DNA from a bacterial cell. Am I clear? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? Am I clear to all? बोलो भाई सब लोग। वो अरे रीनेचर करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो एल्कली आपने KOH डाला है उसको वापस से माइक्रोपिपेट की हेल्प से बाहर निकाल लोगे, है ना। ठीक है, जो एल्कली आपने डाला है उसको वापस से माइक्रोपिपेट की हेल्प से वापस निकाल लेंगे, है ना। चलो, सो एम आई क्लियर टू ऑल? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि हाउ द एल्कलाइन लिसिस मेथड इज यूज्ड टू आइसोलेट द प्लाज्मिड डीएनए? क्लियर? चलें आगे, आगे बढ़े। नाउ अब जब हमें यहां पर प्लाज्मिड डीएनए मिल गया, है ना, प्लाज्मिड डीएनए मिल गया आराम से, तो अब हम इसको अपने आराम से जिस भी तरीके से इसको यूज करना चाहते हैं एज अ व्हीकल, हम जहां भी यूज करना चाहें हम वहां इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई? नाउ अब जैसे हमने कल बात करी थी किस चीज की करने के लिए, टेम्परेचर कौन सा यूज करने, टेम्परेचर यूज नहीं, यहां पर हम लोग टेम्परेचर यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग एल्कली लिसिस मेथड यानी कि एल्कली का यूज कर रहे हैं डीनेचर करने के लिए। और वापस से जब आप एल्कली को रिमूव कर लोगे, हटा लोगे, तो वापस से क्या हो जाएंगे, रीनेचुरेट हो जाएंगे। भाई कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा उनको जब आपने डीनेचुरेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया एल्कली देके, है ना। तो आपने वापस से जब उस एल्कली को हटा लिया तो कंडीशंस क्या होंगे, आपने डीनेचुरेटिंग एनवायरनमेंट जो था वो खत्म कर दिया ना, तो वापस से रीनेचुरेशन काइनेटिक्स में अपने आप चले जाएंगे वो, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि मैं क्या कह रहा हूं? बोलो भाई कीर्तिमान महता, क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नाउ आज का जो टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं, हम उस चीज पे बात करते हैं कि अवर topic of interest is the enzymes in RDT. What sort of enzymes that we used in RDT? तो enzymes of RDT की अगर हम बात करें तो मेनली यहाँ पर हम 4 तरीके के enzymes की बात करते हैं जो मेनली यूज होते हैं RDT में। तो इनके कौन कौन से टाइप्स हैं? तो सबसे पहले टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टाइप जो आता है वो पॉलीमरेज आता है ना, पहला आता है पॉलीमरेज। दूसरे की अगर बात करें तो आता है न्यूक्लियस एंजाइम। पहला टाइप जो है वो क्या है, पॉलीमरेज, दूसरा जो है वो न्यूक्लियस, और तीसरा टाइप जो है वो है हमारा लाइगेज एंजाइम, और चौथा टाइप की अगर हम बात करें तो हम यूज करते हैं यहां पर डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स।
So these are the main 4 classes that we sort of enzymes that we use in RDT. Am I clear? क्या आपको समझ में आ गई है बात? मेरी समझ में आ रही है? तो अगर हम पॉलीमरेज की अगर बात करें तो हम किस पॉलीमरेज की यहां पर बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज की, है ना? डीएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं। तो आरडीटी में जो हम लोग नॉर्मली पॉलीमरेजेस जो यूज कर रहे हैं, भाई अगर हम डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो हम डीएनए पॉलीमरेज क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हम पॉलीमराइजेशन करा पाए, है ना? किसी डीएनए का या फिर किसी पर्टिकुलर जीन का क्या कर पाए, उसका क्या करा पाए, पॉलीमराइजेशन करा पाए, है ना? तो हम अगर सबसे पहला डीएनए पॉलीमरेज की काम की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इट इज अ टेम्पलेट डिपेंडेंट एंजाइम, टेम्पलेट डिपेंडेंट एंजाइम होता है हमारा। एंड तीसरी प्रॉपर्टी की अगर मेन चीजों की अगर बात करें कि डीएनए पॉलीमरेज को पॉलीमराइजेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, तो यहां पर प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दीज आर द 3 बेसिक्स, जो बेसिक चीजें हैं जिनको डीएनए पॉलीमरेज को जिनकी जरूरत होती है फॉर द पॉलीमराइजेशन, विच इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सेकंड इज द टेम्पलेट डिपेंडेंट एंजाइम है, और तीसरा क्या है कि प्राइमर चाहिए तभी पॉलीमराइजेशन कर पाएगा। तो मेनली अगर हम बात करें द टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज दैट वी यूज इन आरडीटी, तो हम जो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ यूज कर सकते हैं, तो उन डीएनए पॉलीमरेज की नाम कौन कौन से हैं? तो हम यहाँ पर यूज करते हैं क्या? सबसे पहले हम इकोलाई डीएनए पॉलीमरेज का यहाँ पर यूज करते हैं, और इकोलाई डीएनए पॉलीमरेज को यूज करने का रीजन क्या है कि इकोलाई पॉलीमरेज जो होता है दैट इज वेरी एफिशिएंट एंड फास्ट एंड एरर फ्री एंजाइम होता है, बिकॉज द इकोलाई पॉलीमरेज इज वेरी फास्ट, एरर फ्री और वेरी एफिशिएंट एंजाइम है। इस वजह से यहाँ पर इकोलाई पॉलीमरेजेस जनरली यूज किए जाते हैं इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम की अगर हम बात करें कि कौन से अदर टाइप ऑफ पॉलीमरेजेस जो हैं वो यूज किए जाते हैं, तो हम बता सकता हूं, आपको एग्जांपल दे सकता हूं। T4 और T7 पॉलीमरेजेस जो हैं वो भी यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जो कि आइसोलेटेड हैं किससे? बैक्टीरियोफेज से, है ना? तो दीज आर द मेन 3 एंजाइम्स दैट वी यूज इन आरडीटी, है ना? तो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ पॉलीमरेजेस दैट वी यूज इन आरडीटी, है ना? ओके, क्लियर? नाउ अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आपने एक टर्म सुना होगा, सब लोग जानते होंगे। हैव यू हर्ड अबाउट द क्लिनोफ्रेगमेंट? किसी ने क्लिनोफ्रेगमेंट का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? जितने भी लोग देख रहे हो, कैन यू प्लीज टेल, कोई मुझे ये बता सकता है कि किसी ने भी क्लिनोफ्रेगमेंट का नाम सुना है? किसी ने भी क्लिनोफ्रेगमेंट का नाम सुना है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? कोई है जो मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाट इज क्लिनोफ्रेगमेंट, क्या होता है क्लिनोफ्रेगमेंट? What is the use of clinofragment in RDT? Can anybody answer? Anybody knows कि what is clinofragment? क्या होता है clinofragment? क्लिनोफ्रेगमेंट क्या होता है? एनीबडी कोई आंसर करके बता सकता है मुझे कि क्लिनोफ्रेगमेंट क्या होता है? एनीबडी? लार्ज सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। यानी कि इतना तो जानते हो कि इट्स अ काइंड ऑफ अ डीएनए पॉलीमरेज होता है। ये भी डीएनए पॉलीमरेज ही है, कुछ और नहीं है ना? लेकिन हाँ, डीएनए पॉलीमरेज का लास्ट फ्रेगमेंट। तो क्लिनोफ्रेगमेंट जो है वो बेसिकली इकोलाई
इकोलाई पॉलीमरेज जो अभी अभी हमने पढ़ा उसका क्या है, एक मॉडिफाइड वर्जन है। मॉडिफाइड वर्जन इन द सेंस, क्यों मॉडिफाइड वर्जन हमने बोला है क्लिनो फ्रेगमेंट को, क्योंकि क्लिनो फ्रेगमेंट अगर हम इकोलाई पॉलीमरेज की बात करें तो इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। यानी कि दोनों ही तरीके की 3 प्राइम as well as the 3 prime to 5 prime exonuclease activity as well as the 5 prime to 3 prime exonuclease activity, both type of exonuclease activities are present with this E. coli polymerase. But if we talk about the Clino fragment, this lacks 5 prime to 3 prime exonuclease activity. इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो फिर मॉडिफाइड वर्जन क्यों बोला? बिकॉज अगर हम इकोलाई पॉलीमरेज की बात करें तो इकोलाई पॉलीमरेज में से अगर हम 300 बेस पेयर शुरू के स्टार्टिंग 300 बेस पेयर्स का अगर रिमूवल कर दें तो उसी इकोलाई पॉलीमरेज को हम क्या बोलने लगते हैं? क्लिनो फ्रैगमेंट बोलने लगते हैं। Am I good? Am I sounds good? सबको समझ में आ रही है मेरी बात कि अगर इस इकोलाई पॉलीमरेज के शुरू के 300 बेस पेयर 300 बेस पेयर्स को अगर रिमूव कर दिया जाए तो बनने वाला जो मॉडिफाइड एंजाइम होता है वो क्लिनो फ्रैगमेंट कहलाता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ इकोलाई पॉलीमरेज। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से सुन लो। क्लिनो फ्रैगमेंट जो है इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इकोलाई पॉलीमरेज बिकॉज इकोलाई पॉलीमरेज में से अगर शुरू के 300 बेस पेयर्स को अगर हम रिमूव कर दें तो बनने वाला एंजाइम जो होता है वो क्लिनो फ्रैगमेंट कहलाता है। क्लियर? यानी कि अगर हमने 300 बेस पेयर का जो रिमूवल किया उस वजह से इस इकोलाई पॉलीमरेज में क्या हो गया, क्या चेंज आया कि हमने 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को क्या कर दिया, लॉस हो गई इसकी, है ना। यस, आई एम कमिंग ऑन टू द सिग्निफिकेंस कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्लिनो फ्रैगमेंट। हम क्यों क्लिनो फ्रैगमेंट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं आरडीटी के अंदर, है ना। मैं अभी इस चीज पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि why the 3 prime to 5 prime exonuclease and why the 5 prime to 3 prime exonuclease एक्टिविटी जो होती है वो क्यों प्रेजेंट होती है। पहली बात तो ये समझते हैं कि why the 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime exonuclease activities are present with the DNA polymerase। क्यों प्रेजेंट होती है? for the repair of the DNA। am I clear? सही बात है कि रिपेयर ऑफ द डीएनए कर सके, डीएनए का रिपेयर हो सके, उस वजह से क्लिनो जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? अरे बोलो यस और नो प्लीज, सब लोग मैसेज करके मुझे बताओ क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। नाउ अब हम लोग अगर बात करें कि जैसे कि मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, कुछ इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, ये हमारी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं जो सर्कल्स हैं ये हमारे बेसेस हैं। ठीक है, अज्यूम कर पा रहे हो। तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम का स्ट्रैंड बना दिया और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो इस तरीके से है और इनके बीच में क्या है, बेस पेयरिंग है। तो अगर लेट्स से कि डीएनए पॉलीमरेज जो है, लेट्स से कि ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज है और जब ये हमारा पॉलीमराइजेशन करा रहा है आगे की तरफ, इस तरीके से नए बेसेस जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं। तो अगर कोई भी रॉन्ग बेस अगर लगता है तो रॉन्ग बेस जो लगा उसको किससे हटाएंगे, क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड होगा। अरे होगा कि नहीं होगा भाई? तो जो पॉलीमराइजेशन है वो तो 5' टू 3 प्राइम में क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है ना। और अगर कोई रॉन्ग बेस अगर डीएनए पॉलीमरेज ने पुट कर दिया तो दैट विल बी रिमूव्ड बाय द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ऐसा ही? अरे सही है कि नहीं? यस और नो प्लीज सब लोग मैसेज करके बताओ। इंटरनेट बंद हो गया है क्या? इंटरनेट बंद हुआ है? इंटरनेट बंद हो गया है क्या? ओके ठीक है ओके ओके ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि
लेट्स से कि अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास, फिर से समझना कि लेट्स से हमारे पास डीएनए है, फिर से समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको सिग्निफिकेंस बताता हूं कि क्यों क्लीनो फ्रेगमेंट जो है वो यूज किया जाता है और क्यों, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, और क्यों हम आरडीटी में बहुत ज्यादा क्लीनो फ्रेगमेंट का यूज करते हैं। तो ये हमारा डीएनए रहा, इस तरीके से डीएनए रहा, ये लगा हुआ है, और ये हमारी बेस पेयरिंग है, ठीक है। नाउ अगर लेट से कि डीएनए पॉलीमरेज हमने यहाँ पे लगाया, इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आया, और अगर लेट से कि यहाँ पे आगे की तरफ जो है वो रॉन्ग बेसिस लगे हुए हैं या गलत बेसिस लगे हैं, एनी हाउ कुछ भी हुआ हो कि siRNA आके बाइंड कर गया हो या डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री कोई भी पार्ट मिल गया हो और वो आके यहाँ पे बाइंड कर गया हो, तो जब डीएनए पॉलीमरेज इसको पॉलीमराइजेशन करेगा, जब इस स्ट्रैंड का अगर पॉलीमराइजेशन करते हैं, अगर लेट से कि यहाँ से स्ट्रैंड टूट गई होगी, तो डीएनए पॉलीमरेज जब इस डीएनए का पॉलीमराइजेशन कर रहा होगा, जब ये नया बेस यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे हमारा गैप था लेट से, तो हमने इस गैप फिलिंग करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर लगाया। तो डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, पहला न्यूक्लियोटाइड लगाया, और जो आगे वाले जो न्यूक्लियोटाइड हैं, डीएनए पॉलीमरेज को नहीं पता है कि वो सही है कि गलत है, ये नहीं पता उसको, तो वो क्या करेगा, जैसे ही इस गैप को फिल करेगा, तो वो आगे जो पुराने न्यूक्लियोटाइड जो पहले से ब्लू कलर में एडिड हैं, इनको हटा देगा, और वापस से नए रेड कलर के जो न्यू हैं, जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, उनको वापस से फिर से क्या करेगा, ऐड करेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। तो यहां पर जब डीएनए पॉलीमरेज ने गैप फिल किया और पुराने न्यूक्लियोटाइड्स को हटाना शुरू किया, तो जब पुराने न्यूक्लियोटाइड हटेंगे तो वो हटना शुरू होंगे किसकी तरफ, किसकी एक्टिविटी से, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से, है ना। अरे सही बात है कि नहीं, मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट के व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। प्लीज सब लोग मैसेज करके बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मैं ये कह रहा हूं, फिर से समझना कि हमारे पास लेट से कोई डीएनए था और उसमें एक गैप था, हम चाहते थे कि हम इस गैप को फिल कर दें, तो हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज को लगा दिया, और डीएनए पॉलीमरेज ने जब पॉलीमराइजेशन और इस गैप को भरना शुरू किया, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी की वजह से आगे वाले न्यूक्लियोटाइड्स को भी हटाएगा, और फिर से यहां पर नए न्यूक्लियोटाइड्स का क्या करेगा, एडिशन करेगा, ठीक है। अरे यस और नो, इस यस और नो, अगर हम इन वीवो अगर बात करें, तो दिस एक्टिविटी ऑफ द डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ द डीएनए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन। क्यों, क्योंकि अगर हम इन बेसिस की बात करें जो पहले लगे हुए थे, यहां पर जो ओल्ड बेसिस जो ब्लू कलर से मैंने बनाए, उन बेसिस की अगर बात करें, तो वो बेसिस हमें भी नहीं पता, डीएनए पॉलीमरेज को भी नहीं पता कि वो सही थे या गलत थे। मान लो शायद ऐसा हुआ हो कि यहां पर जो एक तो क्या हो कि एक तो यहां पर गैप था, जिस गैप को फिल करने के लिए हमने डीएनए पॉलीमरेज को लगाया था, और जो आगे वाले जो बेसिस थे, लेट्स से कि ये 3 बेसिस, तो इनमें ये 2 बेसिस जो थे वो तो कॉम्प्लीमेंट्री अटैच हो रहे थे, लेकिन ये वाला जो बेस था ये गलत लगा है, इसमें कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही थी। तो इस वजह से जब डीएनए रिपेयर करेगा, जब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से जब होगी, तो क्या होगा कि इस गैप की फिलिंग के साथ साथ इन न्यूक्लियोटाइड्स का क्या कर दिया जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी की वजह से इनका रिमूवल हो जाएगा, ये सारे हटा दिए जाएंगे, और डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो फिर से एक एक न्यूक्लियोटाइड को कॉम्प्लीमेंट्रीली यहां पर सही से अटैच कर देगा। तो अगर हम हेरिडिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलें इन वीवो, तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर एक बेस पेयर चेंज हो जाएगा या एक बेस पेयर अगर उसका रिपेयर नहीं हुआ, तो इट विल कॉज अ हैजार्ड टू द डीएनए, है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ा हैजार्ड हो जाएगा। तो इस वजह से अगर हम
5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है, अगर हम उसकी इन वीवो बात करें तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। बट वहीं अगर हम बात करें इस 5' to 3' एक्टिविटी का आरडीटी में अगर बात करें तो इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस। क्यों वेस्टफुल प्रोसेस है, समझते हैं इस चीज को। लेट्स से कि हमारे पास फिर से वही डीएनए है और उस डीएनए में एक सिंगल बेस पेयर की क्या है, बेस पेयर का क्या है, गैप है ना, केवल एक सिंगल बेस पेयर का गैप है। ये डीएनए था, एक डीएनए का फ्रेगमेंट था हमारे पास, ठीक है। आरडीटी की बात कर रहे हैं कि हमारे पास लेट से जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, जैसे ये हम इसको बोल देते हैं कि ये हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी। तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट में एक सिंगल गैप था। तो अगर अब यहां पर आप डीएनए पॉलीमरेज लगा दोगे, डीएनए पॉलीमरेज अगर लगा दोगे तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि वो पहले तो इस गैप को फिल करेगा, ठीक, गैप को फिल करेगा, और उसके पास तो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, तो श्योर बात है कि वो इन बेसिस को क्या करेगा, रिमूव करना शुरू करेगा और इनकी जगह नए बेसिस को ऐड करना शुरू करेगा। बट इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आरडीटी इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस। अगर हम यहाँ डीएनए पॉलीमरेज लगा के 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करवाएं और फिर पॉलीमराइजेशन कराएं तो ये वेस्टफुल प्रोसेस है, बिल्कुल बेकार है। क्या मतलब है ऐसी चीज को कराने का, जब आगे के बेसिस सही हैं, केवल एक सिंगल बेसिस का गैप फिल तो कराना था। तो इसी वजह से फिर हम यहां पर डीएनए पॉलीमरेज का ना यूज करके हम यहां पर किसका यूज करते हैं, क्लिनोव फ्रेगमेंट का यूज करते हैं, ताकि हम एक सिंगल गैप ऑफ डीएनए को फिल कर पाए। अगर क्लिनोव फ्रेगमेंट यहां पे लगा दोगे तो वो सिंगल बेस पेयर जो होगा उसको ऐड कर देगा, उसको यहां पर लाके जोड़ देगा। और यहां पर वी नो दैट अभी अभी हमने पढ़ा कि यहां पर 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है इस पर्टिकुलर एंजाइम के पास नहीं होती है, तो आगे वाले बेसिस का रिमूवल भी नहीं होगा। क्लियर, क्या मेरी बात समझ में आई आपको? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस एंड द एप्लीकेशन ऑफ द क्लिनोव फ्रेगमेंट, कि व्हाई द क्लिनोव फ्रेगमेंट वाज प्रोड्यूस्ड एंड व्हाई द क्लिनोव फ्रेगमेंट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इनसाइड आरडीटी। क्लियर, क्या आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस और नो, प्लीज सब लोग मैसेज करके बताओ, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस और नो? यस, कैन वी गुड टू गो, आगे चल सकते हैं? सब लोग बताओ मैसेज करके, आगे चल सकते हैं। आपको समझ में आया कि क्यों क्लिनोव फ्रेगमेंट का वो इकोलाई पॉलीमरेज का मॉडिफाइड वर्जन क्लिनोव फ्रेगमेंट बनाया गया, और क्यों क्लिनोव फ्रेगमेंट को आरडीटी में और किस तरीके से यूज किया जाता है? आप सभी लोगों को समझ में आई ये बात? यस और नो, प्लीज मैसेज करके बताओ मुझे, आर वी क्लियर विद दिस? आगे चलें अब। सो लेट्स मूव टू अनदर टाइप ऑफ द एंजाइम विच वाज, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो हमने पॉलीमरेज की बात कर ली और पॉलीमरेज के साथ साथ हमने क्लिनोव फ्रेगमेंट की भी बात कर ली। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ एंजाइम दैट वाज लाइगेज। तो हम जानते हैं कि हम लाइगेज का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमने डीएनए जो है, अगर हम उसके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना चाहते हैं, यानी किसी बेस जो है उनके बीच में अगर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना चाहते हैं, भाई डीएनए पॉलीमरेज की अगर बात करें, वो क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को लगा देगा, ठीक है, पॉलीमराइज कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई सिंगल बेस पेयर का अगर निक है, तो उस निक को सील करने का काम कौन कर सकता है? लाइगेज एंजाइम कर सकता है ना। लाइगेज जो है वो क्या करता है, हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स का, कोई दो डीएनए हैं जिनके बीच में, कोई दो डीएनए हैं इस तरीके से, लेट्स से कि ये डीएनए है, तो ये डीएनए जो है इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, तो क्या करेगा हमारा लाइगेज जो है वो क्या करेगा, जॉइंस टू डीएनए, और क्या करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ऐसा ही, अरे बोलो भाई प्लीज बताओ मुझे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा।
है ना। तो अगर हम लाइगेजेस की बात करें, द मोस्ट कॉमनली टाइप्स ऑफ लाइगेजेस दैट वी यूज इन आरडीटी, दैट इज इकोलाई लाइगेज का ही यहाँ पे यूज किया जाता है, एज वेल एज T4 एंड T7 लाइगेज जो है, these are the two types of enzyme, these are the two types of ligases that are very frequently used inside the RDT. Clear? Yes or no? Please. समझ में आया? क्लियर हो गया? चलो आगे समझते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम, दैट इज डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम. अगर हम डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम की अगर बात करें तो इनके भी टाइप्स हैं. किस किस तरीके के डीएनए मॉडिफिकेशन एंजाइम्स जो होते हैं और उनका क्या यूज है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला एंजाइम आता है कौन सा? एल्कलाइन फॉस्फेटेज. alkaline phosphatase, and next enzyme is polynucleotide kinase. So first enzyme is alkaline phosphatase, next enzyme is polynucleotide kinase, and third type of DNA modifying enzyme is TDT, that is terminal deoxytransferase, है ना. So these are the three types of DNA modifying enzyme that we particularly and very frequently use in RDT. So what is the function of alkaline phosphatase and polynucleotide kinase? तो अगर हम बात करें तो वी नो दैट कि अगर हमारे पास कोई डीएनए है लेट से, तो हम समझते हैं इनके नाम से पता चल रहा है फॉस्फेटेज का मतलब क्या होता है कि जो फॉस्फेट का रिमूवल करे, है ना. और पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस, काइनेस वर्ड का मतलब जो वो होता है, किसी एंजाइम के नेम में अगर काइनेस है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो फॉस्फेट का एडिशन करे, है ना. और फॉस्फेटेज क्या? जो फॉस्फेट का रिमूवल करे. तो अगर लेट से कि यहां पर हमारे पास 5 प्राइम एंड है, ये हमारा 5 प्राइम एंड है, ये हमारा 3 प्राइम एंड है, ये हमारा 3 प्राइम एंड है, और हम जानते हैं कि 3 प्राइम एंड पे हमें हैंगिंग OH मिलता है और 5 प्राइम एंड पे हमारी फॉस्फेट लगा होता है. ऐसा ही क्या पढ़ा है, ऐसा सब लोगों ने, सब लोग जानते होंगे, है ना. तो अब क्या किया कि हम अगर एल्कलाइन फॉस्फेटेज को अगर इस पर्टिकुलर डीएनए के ऊपर लगा दें तो वो क्या कर देगा, इसके 5 प्राइम एंड से क्या कर देगा, हमारे 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट का यहां से क्या कर देगा, रिमूवल कर देगा. और वापस से अगर आप इसी डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस से अगर ट्रीट कर दो तो वो क्या कर देगा, वापस से फॉस्फेट का यहां पर एडिशन कर देगा और यहां 5 प्राइम एंड पे एडिशन कर देगा. पर बात ये है कि सिग्निफिकेंस क्या, भाई ये करने का मतलब क्या है कि तुमने एल्कलाइन फॉस्फेट लगा के, फॉस्फेटेज लगा के तुमने फॉस्फेट को हटा दिया और पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस के ट्रीट करके वापस से फॉस्फेट एडिशन कर दिया. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? खेल रहे हो क्या कि पहले लगा दिया फॉस्फेट और फिर फॉस्फेट हटा दिया? तो क्या खेल चल रहा था क्या? नहीं. क्यों किया ऐसा? ऐसा इसलिए किया कि इफ वी वॉन्ट टू रेडियो लेवल अवर डीएनए, अगर हम अपने इस डीएनए को डिटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास ट्यूब में, अगर टेस्ट ट्यूब में अगर आपके पास डीएनए होगा तो क्या वो आपको नेकेड आई से दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा. तो अगर इस डीएनए को हम डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करें कि हम एल्कलाइन फॉस्फेट लगा के इन जो फॉस्फेट 5 प्राइम एंड पे लगे थे इनको हटा दें, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस को मीडियम में हम लोग क्या डाल दें, मीडियम में हम डाल सकते हैं क्या, रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट डाल दें. तो वो रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस से आप इस डीएनए को ट्रीट करोगे तो वो रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट जो होंगे वो यहाँ पे इन एंड्स पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. सो it can be used in the end labeling of the DNA. By the use of alkaline phosphatase and polynucleotide kinase, we can label our DNA. That is called as, the process is known as end labeling of the DNA. Okay. To be more precise, it is also called as the single end labeling. Clear? Clear? Yes or no? बताओ भाई, सब लोग समझ में आ गई मेरी बात? अरे बोलो भाई. क्लियर? नाउ कैन वी गो, आगे चल सकते हैं.
चलो अब समझते हैं लास्ट द टाइप ऑफ एंजाइम इज द TDT, टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफेरेज। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफेरेज? क्यों हम TDT का यूज करते हैं? तो अगर हमारे पास कोई DNA है लेट से, और वापस से हम जानते हैं ये 5 प्राइम, तो यहाँ पे है फॉस्फेट, फिर से यहाँ पर 5 प्राइम और यहाँ पर भी क्या है, फॉस्फेट, यहाँ 3 प्राइम जिस पे हैंगिंग OH होगा, और ये 3 प्राइम जिस पे हैंगिंग OH होगा। तो अब अगर इस DNA को अगर हम TDT से अगर ट्रीट कर दें तो क्या होता है, टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफेरेज जो होता है वो एक ही टाइप का या किसी भी टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर एंड ऑफ द DNA पे क्या करता जाता है, ऐड करता जाता है ना। यहाँ पे एडिशन होता जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स का, है ना। इस तरीके से एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज टेकिंग प्लेस है। तो ये भी एक तरीके से एंड लेबलिंग ही, क्योंकि अगर लेट से कि अगर आपने मीडियम में जो बेसिस डाले हों, AGCT कोई भी टाइप ऑफ बेसिस डाला हो, जरूरी नहीं है कि AGCT डाला हो, आपने केवल पॉली A डाला हो, पॉली T डाला हो, पॉली G डाला हो, पॉली C डाला हो, तो कोई भी टाइप ऑफ बेस जो है आपने वो डाला है, लेट से आपने उसको रेडियो लेबल कर दिया, तो अगर आप TDT का यूज कर लोगे तो पूरा ही जो DNA है उसके एंड पे जब बेसिस का एडिशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा DNA जो होगा वो रेडियो लेबल हो जाएगा। अगर हम टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेज के मेन सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो जब हम PCR यूज करते हैं तब TDT का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास लेट से कि ये एक अननोन DNA था, तो अगर इस DNA का हमें सीक्वेंस पता करना है, इस DNA को अगर हमें पॉलीमराइज कराना है, तो अगर हम क्या करें कि हम TDT का यूज करके यहाँ पे एक पॉली A टेल अगर यूज कर लें, अगर एक पॉली A टेल अगर इस एंड पे क्रिएट कर दें और इस एंड पे भी एक पॉली A टेल क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेज, फिर यहां पर हम क्या कर सकते हैं, पॉली A टेल पे अगर हम DNA पॉलीमरेज जब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉली U लग जाएगा, और साथ साथ पूरा का पूरा DNA जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, और we can easily know the sequence of this unknown DNA with the help of PCR. So this was the significance of the for the use of TDT के what the TDT is doing, है ना। दूसरी चीज जो है वो पहला एप्लीकेशन जो क्या है हमारा, कि अगर हम टू नो द सीक्वेंस ऑफ द DNA वी कैन ऐड पॉली A ऑन वन एंड देन वी कैन पॉलीमराइज इट। तो हमें अगर इस DNA का सीक्वेंस पता करना हो तो हम पॉली A टेल लगा देंगे विद द हेल्प ऑफ TDT, और उसके बाद हम इसको पॉलीमराइज करा देंगे। सो विद द हेल्प ऑफ PCR वी कैन नो अच्छा सॉरी वो आप बना लेना, है ना। हाँ, पॉली A टेल जो होगी वो एक ही एंड पे वो अनिल होगी, ठीक है, एक ही एंड पे लगेगी, है ना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एक बात और, पहला एप्लीकेशन क्या था कि टू नो द सीक्वेंस ऑफ द DNA वी यूज TDT की हेल्प से हम किसी भी DNA का सीक्वेंस पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PCR। अगर हम दूसरे एप्लीकेशन की बात करें, इसी TDT के दूसरे एप्लीकेशन की बात करें, तो लेट से कि हमने एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पे बहुत सारे DNA ले रखा है, ठीक है। तो लेट से कि हमारे पास DNA के दो अलग अलग फ्रैगमेंट थे, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर लगा है फॉस्फेट, यहाँ लगा है OH, और नेक्स्ट वाली जो स्ट्रैंड है उसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ पर OH है, 3 प्राइम OH है, यानी कि 3 प्राइम एंड था, यहाँ पे 5 प्राइम एंड है, और यहाँ पर फिर से PO4 है, यानी कि यहाँ पे फिर से 5 प्राइम एंड है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर जो प्रेजेंट PO4 है और OH है, इनके अंदर कभी कभी क्या हो जाती है, सेल्फ एनीलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, सेल्फ एनीलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर सेल्फ एनीलिंग जैसी दिक्कत कभी कभी हो जाती है कि द फुल फॉर्म ऑफ TDT इज टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेज, टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेज। सो अगर
सेल्फ एनील कभी कभी जब दो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं तो उनका 5 प्राइम टू 3 और 3 प्राइम एंड अगर एक दूसरे के सामने आ जाता है तो कभी कभी क्या हो जाती है, इनमें सेल्फ एनीलिंग हो जाती है। तो अगर हम सेल्फ एनीलिंग को भी अगर रोकना चाहते हैं तो हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, टीडीटी का यूज कर सकते हैं, है ना। सॉरी टीडी का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम फॉस्फेट यहां से अगर रिमूव कर दें विद द हेल्प ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेस, तो एल्कलाइन फॉस्फेटेस की हेल्प से अगर हम PO4 को यहां से रिमूव कर दें तो इस डीएनए के ऊपर यहां पर जो 5 प्राइम एंड पे जो फॉस्फेट लगा था इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, यहां भी OH हो जाएगा और यहां भी OH हो जाएगा, और यहां पर भी इस डीएनए में भी सेम यहां पर भी OH आ जाएगा और यहां पर भी OH आ जाएगा। तो OH जो होंगे वो आपस में सेल्फ एनील नहीं हो सकते। तो दैट्स हाउ अगर हम फॉस्फेट का रिमूवल करते हैं तो हम सेल्फ एनीलिंग को भी डीएनए के अंदर रोक सकते हैं। तो दैट्स व्हाट द functions and the applications of the different types of DNA modification enzymes। ठीक है, क्लियर हुआ? आई थिंक सब लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर क्लियर ओके, समझ में आया सब लोगों को मेरी बात? क्लियर है, चल सकते हैं आगे। सो दिस वाज इट कि आज हमने 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम जो थे इन आरडीटी वो डिस्कस कर लिए। कौन कौन से? डीएनए पॉलीमरेज हमने पढ़ लिया, लाइगेज हमने समझ लिया, और डीएनए मॉडिफिकेशन एंजाइम हमने पढ़ लिया और इनके एप्लीकेशन देख लिए कि हाउ दे आर यूजफुल इन recombinant DNA technology। The next type and the last type, that is the nucleases की अगर हम बात करें तो there are 2 types of nucleases। हालांकि हम nucleases की जो बात है, because nucleases are थोड़ा सा वाइड टॉपिक है थोड़ा सा, तो we'll discuss in the next class but in the next session। but एक ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो nucleases जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं, ठीक है ना, डीएनए को कट करते हैं। और न्यूक्लियस की अगर बात करें तो ये 2 तरीके के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस होते हैं और एक्सोन्यूक्लियस होते हैं। एंड यू ऑल very well know about कि what are the exonucleases and what are the endonucleases। अगर हम exonucleases की अगर बात करें तो they cuts the DNA from the end of the DNA से हमेशा कट करेंगे, कभी भी बीच में कट नहीं कर सकते, बिकॉज एंड पे कट करेंगे, दैट्स वाई, यानी कि बाहर से कट करेंगे केवल डीएनए को, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द एक्सोन्यूक्लियसेस। और अगर एंडोन्यूक्लियसेस की बात करें, यानी कि जो एंजाइम डीएनए को बीचों बीच से कट करने की ताकत रखता है, दैट विल बी कॉल्ड एज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, ठीक है, क्लियर? आगे चलें। लाइगेज मैंने बताया था कि लाइगेज जो होता है वो हमारा इट क्रिएट्स द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर 2 डीएनए हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए क्या होता है, लाइगेज का यूज किया जाता है ना। तो एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियसेस जो हैं वो दीज आर द क्लासेस ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम दैट कट्स द डीएनए। अगर हम बात करें एक्सोन्यूक्लियस का बहुत ज्यादा आरडीटी में यूज नहीं है, लेकिन अगर हम एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो इसका एक स्पेशल टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस की अगर हम बात करें, जिन्हें हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दैट इज RE। सब लोग जानते होंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस, है ना, विच इज वेरी मच and very much used inside the RDT and very important enzyme for the RDT, that is the restriction enzyme। शायद अगर आज restriction enzyme के बारे में अगर हम नहीं जानते होते या हमें knowledge नहीं होती या इस तरीके के restriction enzyme आज अगर ना present होते तो शायद हम RDT कभी कर ही नहीं पाते। RBT was not possible without the restriction endonucleases। अगर ये नहीं होती तो RDT भी नहीं होती आज, ठीक है। सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंड व्हाट आर द टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करके बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द मोर अपडेट्स। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।
बाय बाय, मिलते हैं कल। और कल हम लोग रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे, एंडोन्यूक्लियोसिस पे बात करेंगे। ओके, गुड नाइट ऑल, थैंक यू सो मच।